जय हिंद साथियों। कल उत्तराखंड लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे, आज हम उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। आप देखोगे कि उन जीएस के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो इस बार वेटेज रहा है वो वेटेज रहा है बेटा पॉलिटी का। ज्योग्राफी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए और पर्यावरण के भी पूछे गए हैं। एक एक करके आज हम चर्चा करेंगे कि वो 40 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो अक्सर आपको आने वाले एग्जामों में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए साहब, ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बेटा जो पहला सवाल था साहब आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम की जो रिट है, इस रिट को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? इस रिट को कौन जारी करता है? ये साहब आपका सवाल आया था। सवाल है, पहला था भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, दूसरा था उच्च न्यायालय के द्वारा और तीसरा था साहब आपका जिला न्यायालय के द्वारा। तो आप सबको पता है बेटा, इस सबका जो आंसर है, इस सवाल का आंसर होगा साहब आपका दोनों के द्वारा। तो जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, दोनों के दोनों इस रिट को जारी करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद नंबर 32 के तहत, और हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट करता है साहब आपका आर्टिकल नंबर 226 के तहत। ध्यान रखेंगे, 5 प्रकार की रिट दोनों के द्वारा जारी की जाती है। तो 5 प्रकार की रिटों में से एक जो रिट है बेटा, वो क्या है साहब आपकी? उस रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? इस सवाल का जवाब होगा साहब आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा भी जारी की जाती है और साथ के साथ साहब आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी की जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर पहुंचेंगे बेटा। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसके पास है? कौन सेवा शर्तों को तय करेगा? क्या गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर हमारा चौथा ऑप्शन है साहब आपका वित्त मंत्रालय? इसका जो जवाब होगा वो बेटा होगा भारत का राष्ट्रपति। जो यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी जो शर्तें हैं या सेवा है, इसका जो निर्धारण करता है वो कौन करता है साहब आपका? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये जो लेखपाल का पेपर था एक अच्छे पैटर्न के साथ, अच्छे पैटर्न के साथ पूछा गया, क्योंकि इसमें पॉलिटी का बहुत ज्यादा वेटेज था। सभी लोग अगले सवाल को देखेंगे बेटा। अगला सवाल क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? देखिए साहब, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इस आयोग का गठन किया गया था 1953 में। नाम था इसका बेटा राज्य पुनर्गठन आयोग। ये जो पुनर्गठन आयोग है, इसका गठन 1953 में किया गया और इसने जो अपनी रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट पेश की थी बेटा 30 सितंबर सन 1955 को। 30 सितंबर सन 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट साहब आपका ये सवाल है, अक्सर पेपर में पूछा जा रहा है। कल यूपी पीएससी के द्वारा जो लेखपाल की परीक्षा का आयोजन किया गया, उसमें भी साहब आपका ये सवाल आया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम है बेटा राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956 इसका नाम है। ध्यान रखेंगे बेटा, जल्दी से जल्दी साथी जवाब देते चलेंगे। जो साथी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो साथी जवाब देते चलेंगे। एक और बात ध्यान रखेंगे, ये जो साहब हमारा आयोग है, इस आयोग का, ये जो साहब आपका आयोग था, इस आयोग का दूसरा नाम साहब आपका फजल अली आयोग भी है, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? फजल अली थे, इसलिए इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसी ने कहा कि राज्यों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए, सही ढंग से साहब उनको बनाया जाए। अगले सवाल पर पहुंचो बेटा। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल पूछा गया, भारत का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन 1965 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस सवाल से आपको दो बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए बेटा, अब जो सवाल आयोग पूछ रहा है, कोई सा भी आयोग साहब आपका सवाल पूछता है तो वो सवाल बार बार रिपीट होने के चांस होते हैं। कि जैसे कि ये सवाल आ गया, प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन कहां पर स्थापित हुआ, ये सवाल पूछ लिया और यहां पर सन भी दे दिया। तो सन क्या है बेटा? 1965। पूछेगा कि अब दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन कब स्थापित हुआ था? तो 1965 में। इसका आंसर क्या है बेटा? कांडला। कांडला गुजरात में साहब इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे, 1965 में कांडला गुजरात में इसकी क्या हुई है बेटा? स्थापना हुई है। कांडला जो बंदरगाह पड़ता है वो कहां पर पड़ता है साहब आपका? गुजरात में पड़ता है। तो उसी के पास में ही ये साहब आपका
निर्यात जोन स्थापित किया गया है। मैं समझता हूं हर बच्चा बेटा आज की सीट में 38 सवाल हैं। आप देखेंगे कि आप अगर लेखपाल के इस एग्जाम को देते तो आप कितने सवाल सही कर पाते। अगले सवाल की ओर बढ़ो, अगले सवाल की ओर बढ़ो बेटा। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है। इकोनॉमिक्स का सवाल आ गया बेटा, कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है। ये जवाब हमें देना है। पहला था साहब आपका स्वास्थ्य में निवेश, दूसरा था अंत्यक्रिया प्रशिक्षण, तीसरा था कर्मचारी को दिया गया ऋण, चौथा था साहब आपका शिक्षा में निवेश। कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है, जल्दी से देखेंगे साहब। इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्मचारियों को दिया गया ऋण। ऋण को कभी भी मानव पूंजी के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, तो ये कर्मचारी को दिया गया ऋण क्या होगा बेटा, इसका जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर पहुंचेंगे बेटा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है। विश्व फार्मा में भारत का कौन सा स्थान है। करंट अफेयर्स का सवाल था बेटा, करंट अफेयर्स का सवाल है। इस सवाल का जवाब आप लोग सभी लोग देंगे बेटा। इसका जवाब क्या है, तो ये करंट अफेयर्स का सवाल भी पूछा गया। अब करंट अफेयर्स देखो बेटा, कब की कहीं भी और कैसे भी पूछी जा सकती है। तो ये जो सवाल है विश्व फार्मा उत्पादन में, यानी कि जो दवाई है बेटा, वो दवाई की मात्रा के आधार पर हमारा स्थान पूछा गया है। तो मात्रा के स्थान पर क्या पहला स्थान है, क्या दूसरा स्थान है, क्या साहब आपका तीसरा स्थान है, जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे बेटा, मात्रा के स्थान पर तीसरा है। मात्रा के स्थान पर भारत का स्थान कौन सा है साहब आपका, तीसरा है। मगर अगर मूल्य के आधार पर वो पूछता तो मूल्य के आधार पर जो साहब इसका स्थान है वो स्थान है साहब आपका 13वां। मूल्य के स्थान पर 13वां स्थान था और मात्रा के स्थान पर कौन सा है साहब आपका तीसरा स्थान है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे बेटा। बहुत जबरदस्त आज की वीडियो होने वाली है। ये आपको बताएगा कि भविष्य में कैसा एग्जाम आने वाला है, कैसा एग्जाम, किस फॉर्मेट पर एग्जामिनर सवाल उठा रहा है। अगला सवाल है बेटा, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप एवं स्वीकार करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन आयोजित किया गया, इसमें शामिल होने वाला जो भारतीय दल था, इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। देखिए बेटा, ऐसे अगर सवाल आपको ना आए, ऐसे सवाल अगर आपको ना आए तो इन सवालों को सोल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है। बड़ा अच्छा तरीका क्या है कि आप ऑप्शन पर चर्चा करो और ऑप्शन को देखो, उन ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश करो। तो साहब कहीं ना कहीं आप सबको, अच्छा एक पहले आप सभी लोग बताइए जरा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, कब की गई साहब इसकी स्थापना, ये आपको बताना है। अब इसका जो पहला जो सम्मेलन बुलाया गया उसमें किसने इसको स्वीकार, तो देखिए बेटा महात्मा गांधी तो पॉसिबल ही नहीं है, महात्मा गांधी तो गए नहीं। अब बच्चे 3 ऑप्शन। तो विजया लक्ष्मी पंडित का बारे में आपको पता है कि महासभा की क्या बनी थी साहब आपकी, महासभा की ये पहली महिला अध्यक्षा बनी थी और पहली भारतीय भी थी जो साहब इसकी अध्यक्षता बनी। अब यहाँ पर महासभा का तो जिक्र हुआ नहीं। 2 ऑप्शन बचे, जवाहरलाल नेहरू और तीसरे बचे साहब आपके रामास्वामी मुदलियार। तो इसका आंसर होगा बेटा सर रामास्वामी मुदलियार। इनको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया। बहुत बढ़िया बेटा। जो हमारा ये यूएनओ नाम का संगठन है, इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर सन 1945 को। देखते रहो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जब तक हमें ये पता ना हो कि एग्जामिनर आजकल पूछ क्या रहा है तो हम तैयारी किसकी करें, तो उससे रिलेटेड होकर के हमें तैयारी करनी पड़ती है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ो और अगले सवाल का जवाब दो बेटा। अगला सवाल है, करंट अफेयर्स का सवाल आ गया कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग 2022 का अध्यक्ष कौन थे, कौन साहब आपके अध्यक्ष बनाए गए थे। करंट अफेयर्स का सवाल है, ध्यान रखेंगे। पहला है साहब आपका के सिवान, दूसरा था साहब आपका कमलेश नीलकंठ व्यास, तीसरा ऑप्शन अजीत कुमार और चौथा ऑप्शन था साहब आपका रमन नायडू। क्या होगा बेटा इसका आंसर, जल्दी से जल्दी बताएं। इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा साहब आपका कमलेश नीलकंठ व्यास। इनको बनाया गया साहब आपका परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है। इनको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे बेटा। बहुत अच्छा, करंट अफेयर्स के सवाल भी अच्छे लेवल के पूछे गए थे।
आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल के पूछ रहा है। अभी तक आप देखोगे एक तो विश्व में भारत की पोजीशन पूछी और दूसरा एक नियुक्ति से सवाल आया है। तो इसी को आधार बना करके करंट अफेयर्स को भी लेकर के चलो कि नियुक्ति भी पूछ रहा है, सब कुछ वो पूछता चल रहा है। अगले सवाल पर देखो बेटा, अगला है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो भारत की जो राष्ट्रपति है कौन है साहब? आपका द्रौपदी मुर्मू। ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं साहब आपकी, 15वीं क्या है साहब आपकी राष्ट्रपति हैं। ये किस राज्य से संबंधित हैं और ये कौन सी जनजाति से संबंधित थी? द्रौपदी मुर्मू से। ये तो पक्का पहले से ही पता था कि अगर कोई सवाल राष्ट्रपति से इस बार जरूर पूछा जाना है, राष्ट्रपति से पक्का कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा, कोई सवाल पक्का राष्ट्रपति से पूछा जाएगा। वो सवाल द्रौपदी मुर्मू से आया कि ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति थी, ध्यान रखेंगे। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले राज्य का झारखंड की कौन थी बेटा? राज्यपाल थी। झारखंड की साहब ये राज्यपाल भी थी, ये भी ध्यान रखना है कि झारखंड की क्या थी बेटा? ये राज्यपाल थी। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ और ये संथाली जाति से संबंधित थी। किससे साहब? आपका संथाली से। उड़ीसा में जन्म हुआ, संथाली से साहब आपका ये संबंधित थी। स्कोर अपना ध्यान रखेंगे, 90 का ए उड़ीसा संथाली। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सबको चारों राज्य उड़ीसा ही दे दिए, आगे 4 अन्य अन्य जनजाति दे दी कंफ्यूज करने के लिए। तो ये संथाली जनजाति से भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, संथाली जनजाति उड़ीसा से ये थी। झारखंड की इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल थी, 15वें नंबर की राज्यपाल हैं। और इनकी विशेषता क्या है कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति के साथ साथ ये जो है बेटा पहली जनजाति महिला भी हैं, पहली आदिवासी महिला या जनजाति से संबंधित पहली महिला भी कौन है साहब? आपका द्रौपदी मुर्मू है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्या पूछा गया? अगला सार्क से सवाल आया बेटा। सवाल आया सार्क के निम्नलिखित में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी? सार्क किसके मस्तिष्क की उपज थी? ये सवाल आपका पूछा गया। सार्क बताओ बेटा, सार्क किसके मस्तिष्क की उपज थी? भारत सार्क का बड़ा ही महत्वपूर्ण सदस्य है। बताइए बेटा जल्दी से जल्दी इस जवाब को, इसका आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। सार्क जो है उसको कहा जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई बेटा? स्थापना हुई थी 8 दिसंबर सन 1985 को। 8 दिसंबर सन 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये वास्तव में जो दिमाग की उपज थी ये जियाउर रहमान के दिमाग की उपज थी। कंफ्यूज करने के लिए जियाउल हक भी डाल दिया, तो जियाउर रहमान की, जिन्हें बांग्लादेश का संस्थापक भी कहा जाता है। बांग्लादेश के कौन थे बेटा? ये संस्थापक थे। नाम क्या था साहब इनका? नाम था इनका जियाउर रहमान। तो बांग्लादेश के संस्थापक थे जियाउर रहमान, उनकी दिमाग की बेटा ये उपज थी। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या आया बेटा? निम्नलिखित में से सवाल रहा, निम्नलिखित में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र सभा ने मानवाधिकार आयोग की स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? मानवाधिकार आयोग का स्थापना करने का प्रस्ताव कौन सी तारीख को किया गया था? पूछ रहा है जल्दी से। बहुत सारे बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, साथ साथ जवाब देते चलो बेटा। आज इस पेपर का पूरी तरीके से एनालाइज करना है, चीड़-फाड़ करनी है। तो मानवाधिकार आयोग का प्रस्ताव रखा गया था 15 मार्च सन 2006 को। यूएन ने 15 मार्च 2006 को इस प्रस्ताव को पारित किया था। ध्यान रखेंगे बेटा, 2006 को इस प्रस्ताव को साहब आपका पारित किया गया था। अगले सवाल पर बढ़ो। अभी बहुत मुश्किल और आसान शब्द भी आएंगे। देखिए बेटा, हर बार क्लास में हम चर्चा करते हैं और अक्सर हम इस पर चर्चा करते हैं। बड़ा ही आसान सवाल है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता को दर्शाता है? समान आचार संहिता यानी कि सभी धर्मों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून। समान आचार संहिता को कौन सा अनुच्छेद दर्शा रहा है? तो आंसर क्या होगा बेटा? अनुच्छेद नंबर 44। सबको पता है कि आर्टिकल नंबर 44 किससे जुड़ा हुआ है? समान नागरिक संहिता से। इसे लागू करने वाला जो पहला राज्य था, पहले राज्य का नाम क्या था बेटा? पहले राज्य का नाम गोवा था। क्या था बेटा? गोवा था। ध्यान रखेंगे, गोवा पहला राज्य था जिसने इसे लागू किया। अगला सवाल है, भारतीयों में राज्यों की जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद में न्यूनतम
सदस्यों की संख्या कितनी है। न्यूनतम सदस्य पूछे हैं, अधिकतम भी पूछ सकता है, न्यूनतम आपके इस पेपर में पूछे गए तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी बेटा 40 होगी। और अगर मैं आपसे अधिकतम सदस्यों के बारे में बताऊं बेटा, तो जो अधिकतम सदस्य हैं उनकी संख्या को हमें एक फॉर्मूले के अनुसार स्थापित करते हैं। वो क्या होगा, विधानसभा के जो सदस्य होंगे साहब, विधानसभा के सदस्यों का विधानसभा के जो सदस्य होंगे उसे विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से साहब आपका ये ज्यादा नहीं हो सकते। न्यूनतम कितने होंगे साहब आपके 40 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं, इससे हमेशा क्या रहेंगे बेटा, कम ही कम रहेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें अगले सवाल पर पहुंचो बेटा। अगला सवाल आपको स्कोर करके बताना है कि कितने आपकी याद थे और कितना आप लोगों को पढ़ाया गया था। आप खुद देखोगे अधिकांश क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए ही एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल है साहब आपका, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है, ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से आपके कई सवाल एग्जामिनर ने उठाए इस बार। ध्यान दो बेटा, ये जो फूल है ये मानव जगत पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है और मुख्य तौर पर ये कहां पर पाया जाता है साहब आपका, इंडोनेशिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बेटा, इंडोनेशिया में। इसका नाम है साहब आपका रफेलसिया। क्या नाम हो गया बेटा इसका, रफेलसिया इसका नाम है। और ये पादप जगत का सबसे बड़ा क्या है बेटा, सबसे बड़ा फूल है, ध्यान रखेंगे। आगे आओ, बहुत सारे बच्चे जवाब देते चल रहे हैं, ऐसे ही सवाल आजकल पूछ रहा है। ज्योग्राफी का अगला सवाल, ज्योग्राफी से सवाल आ गया कि मानव जीव मंडल जब जीव मंडल में मानव का वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो वो कौन सा क्या कहलाता है, इसे क्या कहा जाता है। मतलब ऐसा कौन सा जीव मंडल है जिसमें मानव का वर्चस्व सर्वाधिक देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन हो गया साहब आपका नोस्फियर, दूसरा सौरमंडल, तीसरा हो गया मेसोस्फियर और चौथा हो गया साहब आपका बाह्य वायुमंडल। जवाब दो, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे बेटा। बहुत सारे 15 का बी सौरमंडल नहीं बेटा, इसका आंसर क्या होगा बाह्य वायुमंडल। असल में इस मंडल के अंदर मानव बड़े पैमाने पर अपने कृत्रिम उपग्रहों की स्थापना करता है। यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह स्थापित होने के कारण यहाँ पर मानव का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। मानव का प्रभाव यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो ये कृत्रिम उपग्रह स्थापित होने के कारण इसका आंसर माना जाएगा। तो आंसर क्या होगा बेटा, बाह्य वायुमंडल में, बाह्य वायुमंडल में, सौरमंडल नहीं है बेटा, बाह्य वायुमंडल में। अगले सवाल पर पहुंचो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल या नील हरित शैवाल। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। इसका आंसर क्या बैठेगा बेटा, लाल शैवाल, भूरा शैवाल या हरा शैवाल या नील हरित शैवाल। तो इसका आंसर क्या है बेटा, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल इसका आंसर है, ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में इसका सर्वाधिक योगदान है नील हरित शैवाल का। अगले सवाल पर पहुंचो बेटा। अगला सवाल कंप्यूटर का था। कंप्यूटर का सवाल था कि साहब कौन सी, पहले यहां पर फिलिंग द ब्लैंक दिया और कहा कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है। तो मेमोरी दो प्रकार की, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल के बारे में यहां पर पूछा गया, तो वोलेटाइल मेमोरी क्या है साहब आपकी, रैम है। रैम है साहब आपकी वोलेटाइल मेमोरी। और रोम क्या हो गई बेटा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम हो गई नॉन और रैम क्या हो गई बेटा, वो हो गई साहब आपकी रैम हो गई वोलेटाइल मेमोरी, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर पहुंचो बेटा। अगला सवाल, आज थोड़ी सी स्पीड ठीक रखनी है, सारे सवाल हमें बहुत जल्दी से जल्दी ठीक करने हैं। बहुत बढ़िया बेटा, अगले सवाल पर पहुंचो। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। MIT, फायरवॉल या DSLR, DSIL या W3C। कौन सा साहब आपका यहाँ पर इंटरनेट की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है साहब आपका फायरवॉल। फायरवॉल किससे जुड़ा हुआ है साहब, इंटरनेट की सुरक्षा से। इंटरनेट की सुरक्षा से साहब आपका फायरवॉल जुड़ा हुआ है।
ध्यान रखो, ऐसे सवाल भी पूछ रहा है एग्जामिनर। कल सारे के सारे सवाल यूपी उत्तराखंड लेखपाल में पूछे गए हैं। अगले सवाल पर आओ, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच में डाटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? निगेटिव पूछा है साहब, नहीं पूछा है, जरा बताओ। नहीं पूछा है। सीपीयू की फुल फॉर्म सबको पता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसका आंसर है साहब, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसका आंसर होगा सीपीयू की फुल फॉर्म। अब मेमोरी दो प्रकार की होगी, रैम और रोम, ध्यान रखेंगे। इंटरनल भी होती है, एक एक्सटर्नल, वो तो बात की बात है। अभी केवल ध्यान रखो कि इन दोनों के बीच में कौन आदान प्रदान का बस नहीं है? क्या डाटा बस या एड्रेस बस या नियंत्रण बस या अनियंत्रित बस? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा साहब आपका अनियंत्रित बस है। अनियंत्रित बस है साहब जो डाटा का आदान प्रदान करता है। आगे बढ़ो और अगले सवाल पे देखो, निम्नलिखित में से एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट पूछा साहब आपका जैव विविधता का हॉटस्पॉट। पहला ऑप्शन पश्चिमी घाट, दूसरा हो गया साहब आपका सिंधु गंगा का मैदान, तीसरा ऑप्शन थार का रेगिस्तान, चौथा ऑप्शन मालाबार। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर बताइए जरा। इसका आंसर होगा बेटा पश्चिमी घाट। बहुत बार इस पर चर्चा हमारी क्लासों में हुई है। लगभग अभी तक आप देख रहे होंगे कि जितने भी सवाल आपके आए हैं जीएस में, लगभग हर सवाल को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमने पढ़ा है। हम सब किसी न किसी रूप में इनको पढ़ चुके हैं, वही सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। तो इसका अर्थ है कि भविष्य में भी हमारे पढ़ाए हुए ही नोट्सों से साहब सवाल आने वाले हैं। इसलिए उन नोट्सों को सही से तैयार करते चलो और बार बार अपने साथियों को शेयर भी करते चलो कि वो पढ़ते रहें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? पहला ऑप्शन हो गया साहब फफूंद, दूसरा हो गया बैक्टीरिया, तीसरा जो ऑप्शन है वो नील हरित शैवाल है, चौथा हो गया साहब आपका विषाणु यानी कि वायरस है। बताइए बेटा कि बीटी कपास के उत्पादन से कौन जुड़ा हुआ है? ऑप्शन पढ़ करके आप अलग करना सीख गए, उस दिन सिलेक्शन लेकर के जाओगे। बस ऑप्शनों को अलग करने की कला आनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। मैंने कई बार बताया फफूंद जो है तो मृत के ऊपर, मरे हुए जीवों के ऊपर या मरी हुई जो लकड़ी समाप्त हो गई है या खत्म होने की कगार पर आ जाए उनके ऊपर जमती है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे साहब आपका? बैक्टीरिया। विषाणु तो आपको पता है, विषाणु से तो कोई मतलब ही नहीं। वायरस तो साहब आपका सबसे बड़ा परजीवी भी माना जाता है, इसको शरीर के अंदर ही जीवित रहेगा, बाहर तो मृत हो जाता है। अगले पर आओ बेटा, 21 का ए नहीं है बेटा, इसका 21 का आंसर होगा बी। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है बेटा? बहुत जबरदस्त। पिछली बार भी अभी किसी एक और एग्जाम में ये पूछा गया, सवाल आ गया साहब कि निम्नलिखित में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? सबके दिमाग में आ गया होगा, एक ऑपरेशन भारत की पुलिस के द्वारा चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए हैदराबाद में चलाया गया था और इसकी शुरुआत हुई थी बेटा 13 सितंबर सन 1948 को। ऑपरेशन पोलो की शुरुआत 13 सितंबर 1948 को हुई थी। इसका आंसर होगा 13 सितंबर 1948 को। हैदराबाद आप सबको पता है 3 ही रियासत थी जो भारत में शामिल होने का विरोध कर रही थी, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया और विलय पत्र पर हस्ताक्षर जम्मू कश्मीर ने किया था, वहां के राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए। और तीसरा था हैदराबाद, और हैदराबाद पर भारत की पुलिस ने चलाया ऑपरेशन पोलो और हैदराबाद का विलय भारत में करवा दिया था। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल बड़ा ही जबरदस्त है। सवाल है साहब आपका, सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? सबसे बड़ा आलोचक था बेटा यूरोप के जो देश थे उनकी एक कमी थी। उनमें कमी क्या थी कि बहुत सारे अधिकार या बहुत सारे टैक्स लगाने का अधिकार चर्च के पास भी होता था। चर्च स्वयं से नियंत्रण भी बना सकती थी और साहब आपका टैक्स भी लगा सकती थी। आम जनता को टैक्स का एक बहुत बड़ा भाग चर्च को देना पड़ता था और एक राजा के पास पहुंचाना पड़ता था, तो बड़ी समस्या आती थी। जनता ने इसका विरोध किया और इसी विरोध का परिणाम निकला साहब आपका
फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति हुई बेटा 1789 में, 1789 में। और इस समय पर जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यहाँ पर जो फ्रांस के राजा थे, फ्रांस के राजा का नाम था साहब आपका लुई 16। क्या नाम था बेटा? लुई 16 साहब फ्रांस के राजा थे। फ्रांस के राजा लुई 16 के समय हुआ था। इस क्रांति को शुरू करने के लिए इन तीनों व्यक्ति का नाम आता है साहब आपका। तीनों व्यक्ति इस फ्रांस की क्रांति के लिए जिम्मेदार थे, मगर जो सच का सबसे बड़ा विरोधी था उसका नाम था साहब आपका वॉल्टेयर। वॉल्टेयर सबसे बड़ा विरोधी था। सवाल आ जाए फ्रांस की क्रांति के निर्माता किसको कहा जाता? तो निर्माता थे बेटा रूसो। तीनों इससे जुड़े हुए थे, मगर चर्च का सबसे बड़ा विरोधी कौन था साहब आपका? वोल्टेयर था। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल लूनी नदी से आ गया है, ज्योग्राफी से। आप नोटिस कर रहे होंगे कि ज्योग्राफी के 3-4 सवाल आए हैं, मगर हिस्ट्री का भी एक भी देखने को नहीं मिला। बस यही तो एग्जाम की विशेषता है कि कभी कुछ कुछ ना कुछ नया पूछने की कोशिश करता है। सवाल है लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किसमें गिरती है? तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है बेटा? नोटिस करने वाली बात है मानसून के समय, क्योंकि हम सबको पता है कि लूनी नदी जो है बेटा वो कच्छ के रण में हो जाती है विलुप्त। कच्छ का जो रण है, इस कच्छ के रण में साहब आपका क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी, यानी कि गायब हो जाती है। इसके अंदर इतना जल ही नहीं होता कि आगे पहुंच सके। मगर मानसून के समय में ये जाकर के कहाँ गिरती है बेटा? अरब सागर में। बहुत बढ़िया बेटा, अरब सागर में गिरती है। अरब सागर आप सबको पता है कि ये जो क्षेत्र है ये अरब सागर वाला भाग है, और यहाँ पर साहब आपका कच्छ का रण हो गया, तो इस कच्छ के रण में गायब हो जाती। मगर जब मानसून आता है तो मानसून में आगे बढ़ करके ये अरब सागर वाले क्षेत्र में जाकर के क्या होता है बेटा? गिर जाती है। याद करते चलेंगे, देखते रहो कितना स्कोर बैठ रहा है। क्या कुछ पढ़ाया हुआ भी आ रहा है? क्लासों में जो पढ़ाया जा रहा है वो आ रहा है नहीं आ रहा है? इस पर भी आप नोटिस करते चलो। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल है पुलिकट झील किन राज्यों के मध्य स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक या महाराष्ट्र? किस किस के बीच में साहब आपका ये पुलिकट झील स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सबको पता है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में कौन सी झील स्थित है साहब आपका? पुलिकट झील स्थित है। इस पुलिकट झील का कई बार आपको क्लासेस में भी बताया गया, इस पुलिकट झील का अधिकांश भाग जो है बेटा वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। सबको पता है कि दोनों की सीमा पर इधर तमिलनाडु आ गया और इधर क्या आ गया साहब आपका? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ो, अगले सवाल पर आओ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? बेटा पर्यावरण का ये तीसरा सवाल है। अभी तक हमने केवल 26 सवालों पर डिस्कशन किया। 3 सवाल आ गए साहब आपके पर्यावरण से। अभी पश्चिमी घाट का पूछा गया, सबसे बड़ा फूल पूछा गया। अब पूछ रहा है सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाएगी? समशीतोष्ण वर्षावन में, तैगा क्षेत्र में, या उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में, या शीतोष्ण मिश्रित वन में? कहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता केरल में, यही तो पाया जाता उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। अगला फिर से ज्योग्राफी का सवाल है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? क्या हुगली के नाम से जानते हैं, या सांगपो के नाम से, या पद्मा नाम से, या लोहित नाम से? ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे गया है। ये भी बिल्कुल देखो बेटा, कल का पेपर का पूरे का चीड़-फाड़ हम कर रहे हैं। स्कोर बताते रहना कितने आए साहब आपके। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? पद्मा नाम से जानते हैं। सांगपो तो साहब तिब्बत में कहा जाता है। तिब्बत जो है वो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं बेटा। सांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ध्यान रखेंगे। और इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। कहां पर साहब आपका? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कहां पर क्या कहते हैं बेटा? इसे जमुना कहते हैं। आगे और देखो साहब, लोहित जो है वो ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। ये ब्रह्मपुत्र की क्या है बेटा? सहायक नदी है। और हुगली जो है वो हुगली तो बेटा कलकत्ता इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो फरक्का बांध से निकाली गई है। आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पूछो बेटा। अगला सवाल क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या वी आर अंबेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है
भारतीय संविधान का दिल और आत्मा है। भारतीय संविधान का दिल और आत्मा कौन सी अनुच्छेद है? क्या अनुच्छेद 14, 19, 20 या 32? हर बच्चे की याद है, इसका आंसर क्या होगा बेटा? अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा तथा दिल कह करके संबोधित किया है। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 32 ये 2 बार आ गया, अभी एक बार और अनुच्छेद 32 का जिक्र हुआ था। अगला सवाल, अगले सवाल का कमेंट करके आप जवाब देंगे बेटा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? पहला ऑप्शन है साहब आपका, पहला ऑप्शन है साहब आपका गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली या एकात्मक शासन प्रणाली या एकल या एकीकृत न्यायालय या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सी हमारे संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी हमारे संविधान की विशेषता नहीं है? ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? एकीकृत शासन। एकीकृत शासन कहाँ है बेटा? राज्यों को भी शासन करने का अधिकार दिया गया है, तो एकीकृत शासन व्यवस्था नहीं है बेटा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें, अगले सवाल पर पहुंचो। अगले सवाल पर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है साहब आपका संपत्ति का अधिकार, दूसरा हो गया समानता का अधिकार, तीसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार या चौथा हो गया बेटा मौलिक कर्तव्य। कौन सा हमारा ये मौलिक अधिकार नहीं है? तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार हुआ करता था तो अनुच्छेद नंबर 31 में था, मगर 44वां संविधान संशोधन हुआ और इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे यहां से निकाल दिया गया और निकाल करके भाग नंबर 12 और अनुच्छेद नंबर 300 के अंतर्गत 300 के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये तो हमने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी प्रैक्टिस शीट में भी पढ़ा था, अधिकांश क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस शीट के ही आ रहे हैं, ध्यान रखो। अगले सवाल पर पूछो बेटा। अगला सवाल है कि भारत के मौलिक अधिकारों में से निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? मौलिक अधिकारों में से क्या सही नहीं है? आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई सुरक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात भी करता है हमारा मौलिक अधिकार, क्योंकि समानता का अधिकार इसके अंतर्गत डाला गया है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी बल दिया गया अनुच्छेद नंबर 19 में, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुरक्षा अनुच्छेद 32 भी बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। इसका आंसर हो जाएगा औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। यही हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में नहीं दिया गया है। आगे बढ़ेंगे बेटा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए हैं इसके अंदर ये किससे संबंधित है? निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है साहब आपका केवल सामाजिक न्याय से, दूसरा हो गया आर्थिक न्याय से, तीसरा राजनीतिक न्याय से या डी ऑप्शन इनमें से सभी से। बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर कि हमारे नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित हैं? क्या सामाजिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं, ये तीनों प्रकार के न्याय से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब आपका? इन सभी से, इन सभी से साहब आपका ये संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे, इन सभी से साहब आपका ये जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पूछो बेटा। अगला सवाल यही एक सवाल था जो हिस्ट्री से साहब आपका पूछा गया है। हिस्ट्री से केवल एक ही सवाल एग्जामिनर ने इस बार रखा था, वो सवाल ये था बेटा कि शक, क्षत्रप यानी कि क्षेत्र हो गया के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था। और सवाल पूछा और ऐसा सवाल पूछा कि अधिकांश बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, अधिकांश बच्चे इस सवाल को गलत करके आए होंगे, या आप लोग जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसका आंसर हो सकता है गलत ही दें। तो इसका पहला आंसर है साहब आपका, इसमें पूछा गया था कि सोने और चांदी का अनुपात कितना था, 1:20 या 1:14 या 1:10 या 1:35। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 1:35। ये तो मैं आपसे बता रहा हूं कि सवाल जो भी पूछेगा, कुछ सवाल पक्का हर पेपर में ऐसे रखे जाते हैं जिन सवालों का जवाब बहुत ही सोच समझ करके ही देना पड़ता है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, उनमें से एक सवाल ये भी था। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल है जहांगीर के चित्रकार उस्ताद मंसूर, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आ जाए कि जहांगीर के समय सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे?
तो इनका नाम था बेटा उस्ताद मंसूर। किस प्रकार की चित्रकारी के लिए ये प्रसिद्ध थे? पशु पक्षी, राजकीय रूपांतरण या बाजारी जीवन या इनमें से कोई नहीं। इसका चित्र ये बड़े अच्छे ढंग से बनाते थे। तो जहांगीर के समय चित्रकारी तो थी, इतनी बात तो सबको पता है। अब ये बताना है कि किसका चित्र ये अच्छे ढंग से बनाते थे। क्या पशु पक्षी, राजकीय रूपांतरण, बाजारी जीवन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा पशु पक्षी। पशु पक्षियों के चित्र के लिए बड़े प्रसिद्ध थे ये उस्ताद मंसूर। कहते हैं कि उड़ती चिड़िया का भी चित्र बना सकते थे। नाम था इनका उस्ताद मंसूर। जहांगीर ने इनसे बहुत सारे चित्रकारी के गुण सीखे थे, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज पर आधारित अशोक मेहता समिति का गठन किया गया? अशोक मेहता समिति का गठन अभी तक एग्जामिनर बलवंत राय मेहता समिति को पूछ रहा था। अब उसने पहली बार ये सवाल भी डाल दिया कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अशोक मेहता समिति थी। इस अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? कब इसका गठन किया गया था? 76, 77, 78, 81 तीनों सन। और एक और बात, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए उसने सन भी लगातार वाले डाले थे। तो 76, 77, 78 या 81 कब इसकी स्थापना की गई? तो इसका आंसर होगा बेटा 1977 में। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। दिसंबर का माह था, दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। और अशोक मेहता समिति का गठन करने वाले जो प्रधानमंत्री थे, नाम था इनका मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने अशोक मेहता समिति का गठन किया था और पंचायती राज पर सुझाव देने की बात की थी, ध्यान रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ो, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। पता करना है कि कितना स्कोर हमारा बैठा है, कितना हम इस पेपर में स्कोर करके आ सकते थे, कितना हम जवाब दे सकते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? क्या आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या साहब आपका पंजाब? सबको पता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां पर हुई थी बेटा? राजस्थान में। कहां पर हुई थी बेटा? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर नाम का जिला था। राजस्थान का कौन सा जिला था बेटा? नागौर जिले में। और शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे साहब? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीटी नेहरू ने साहब इसकी क्या की थी बेटा? शुरुआत की थी। राज्य कौन सा था बेटा? राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में इसकी क्या हुई बेटा? शुरुआत हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्या रहा? अगला सवाल था बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यह सवाल पूछा, पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस हर बच्चे की याद है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्योंकि साहब जो 73वां संविधान संशोधन था, ये 73वां संविधान संशोधन बेटा पारित तो 1992 में हुआ था, मगर इसे जो लागू किया गया वो किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस है। पंचायती राज दिवस के तौर पर इस दिवस को साहब आपका मनाते हैं, ध्यान देंगे। अगला सवाल देखिए बेटा, ये जो हमारा कल उत्तराखंड लेखपाल का पेपर हुआ, इसमें जो पोर्शन था 20 नंबर की तो हिंदी आई थी और 40 नंबर का इसमें सामान्य अध्ययन दे रखा था, जीके दे रखा था और रीजनिंग वाला पोर्शन दे रखा था, और साथ के साथ 40 नंबर का यहाँ पर उत्तराखंड विशेष पूछ रखा था। तो उत्तराखंड की तो चर्चा करने आपसे ठीक नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई साथी उत्तराखंड का पेपर दे करके आया हो तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उत्तराखंड के पेपरों पर भी, क्वेश्चन पर भी आपका रिवीजन करवा सकता हूं। मगर अभी हम केवल जीएस के क्वेश्चनों को देख रहे थे जो आप सबसे रिलेटेड हैं। तो ये आखिरी सवाल, ये 38वां सवाल ये आया था कि टोंस नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन धौलीगंगा, दूसरा पिंडारी, तीसरा यमुना और चौथा आ गया साहब आपका मंदाकिनी। तो इस सवाल का जवाब क्या बैठा बेटा? यमुना। यमुना की ये टोंस नदी सहायक नदी है। तो इस प्रकार
हमारे कल उत्तराखंड के पेपर में 38 सवाल पूछे गए थे और मैं ये समझता हूं कि इस 38 सवाल में से हो सकता है 1 या 2 सवाल ऐसे रहे होंगे जो हमने क्लास में चर्चा किसी न किसी टीचर के द्वारा ना की गई हो। लगभग हर सवाल पर चर्चा हुई थी, तो इसलिए आप इस बात को विश्वास माने कि आपकी पढ़ाई एक सही डायरेक्शन में जा रही है। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप सबने जिसने भी पूरी वीडियो देखी वो कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने सवाल आपके सही हुए हैं, कितने बच्चों का कितना स्कोर रहा, वो कमेंट करके बताएं। आगे मिलेंगे किसी अच्छी सी क्लास में।